मंच और सम्मानित श्रोतागण, जिसमें हमारे अजीज दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे पाठक भी। इस हालात में आना तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, चूँकि सुरेश जी बहुत कुछ कह गए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी उसको, लेकिन रचना प्रक्रिया पे मैं बोलना चाहूंगी। कागज की नाव का दरअसल जो बीज था वो मेरी सृजन की धरती पर 1974 और 75 में गिरा था। तिनसुकिया ट्रेन थी और मैं शिलोंग जा रही थी। रास्ते में बिहार पड़ा। बिहार के कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसमें सूखे खेत थे, कुछ घास थी, कुछ पेड़ था, कुछ कीचड़ था, और उसमें एक बच्चा खड़ा था। बच्चे का बड़ा सा पेट था, रंग बिल्कुल काला था और बहुत अवसाद में खड़ा था और नंगा था। नंगा कपड़ों से नहीं था, अपनी त्वचा से था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी पसलियों का एक्सरे देख रही हूँ। तो ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था, खासकर तब जब मेरे 2 छोटे बच्चे थे। और उस वक्त लगा कि मैं इस बिहार को देखूं और मैं इस पर लिखूं। उस वक्त जेएनयू में बिहार प्रांत के लोगों का इतनी भीड़ भी नहीं थी। मेरी किसी फैमिली जो है उसमें कोई फैमिली से मेरे वो भी नहीं थे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। तो बहरहाल मैंने शुरू किया और चक्कर भी 1-2 लगाए बिहार के, और ये तय पाया कि ये उपन्यास मैं लिखूंगी। और मुझे इसका अफसोस है कि अगर वो उपन्यास उस वक्त आता तो एक बहुत ही मेरा जो अंदर की जो दुख था और संताप था उसकी तपिश उस उपन्यास में होती और बड़ी शिद्दत से होती। वो सियासी उपन्यास होता जिसमें शोषण और व्यवस्था के खिलाफ और जातिवाद होता, बहुत कुछ होता है। लेकिन देखिए, इत्तेफाक ये होता है कि लेखक सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। मैंने पर्शियन पढ़ना तो शुरू कर दिया था और एक चक्कर भी ईरान के लगा रही थी इस बीच में, लेकिन हुआ कि 80 और 82 का जो मेरा सफ़र था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उसने मुझे मोड़ दिया ईरान की क्रांति और क्रांति की उस आवाज़ जो वहाँ के बुद्धिजीवी उठा रहे थे। लिखने, पढ़ने, सुनने, कहने की आज़ादी, वो मेरा वर्ग था। अनजाने में उसमें जुड़ गई और ये नॉवेल रह गया। कसक काफ़ी रही और ये मेरा पहला नॉवेल होता, लेकिन उसकी जगह आया 7 नदियाँ, एक समुंदर और बहिश्त ज़हरा। तो बहरहाल 2003 में दुबई जाना हुआ। ये मक्खी मुझे तैयार कर रही है। तो 2003 में जब मुझे जाना हुआ दुबई, तो एक रात मैंने फिल्म देखी दी पियानिस्ट। उसने इतना घुटन पैदा की और ऐसा लगा कि चिटक जाएगा दिल, क्योंकि वो यहूदियों की तकलीफ़ों की थी। और उसी दिन रात को मैंने कुछ लिखना शुरू किया मज़दूरों पे। अब देखिए, वो पॉलिटिकल चीज़ दूसरी थी और मेरे अंदर से एकदम से वो मज़दूर निकल आए जिनको मैंने ईरान, इराक, अपने हिंदुस्तान में और इवन दुबई की बड़ी आलीशान उसमें लटकते देखा, एकदम ऊपर जो इमारतें बन रही थी। तो वो एक ड्राफ्ट तो तैयार हो गया। अच्छा, उसमें जो दर्द था जिसको मैंने उठाया वो ये था कि जो कंपनीज थी जिनसे मजदूर सिग्नेचर के साथ और कायदे से जाते थे वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी, स्मगल करके लोग ले जाए जाते थे बिहार से। लोग कर्जा लेते थे, अपनी छोटी सी ज़मीन बेचते थे, जेवर बेचते थे
और उनको मतलब मिट्टी जो ढो के जाती थी दुबई, उस कश्ती में या प्यास के साथ उनको दाखिल कराया जाता था और फिर कंपनी वाला उनको वहाँ छोड़ के गायब हो जाता था और उसके हाथ में पासपोर्ट भी था। और ये भी होता था कि यहाँ से धोखे से आप ले जाते थे एक गैर ज़रूरी कंपनी बना के, और फिर सारे पासपोर्ट जो वहाँ कायदा है तो वो पासपोर्ट ले लिया जाता है और वर्किंग परमिट मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग और शर्मिंदगी का बायस थे कि हम लोग इतनी आज़ादी के बाद इधर ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। और मजदूरों के ऊपर क्या है, मजदूर आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अब ये पहला जो हिस्सा निकला इस प्रॉब्लम पे वो था जीरो रोड। और जीरो रोड वो आईना था जिसमें आप पूरी दुनिया के मजदूरों को दुबई में काम करते देख सकते हो। उसमें केरल था और हमारा बिहार था। तो फिर वहाँ से ये चीज़ उठी। अब ये परेशानी हुई कि इनकी तो फैमिली भी बहुत कुछ सह रही होगी, तो क्या मैं जिंदा मुहावरे की तरह एक चैप्टर बिहार का ले जाऊं और एक दुबई का। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ जो मर्द तन्हाई झेल रहे हैं और किसी औरत की तरह अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोई औरत तो थी ही नहीं, तो खाना पकाना, अपनी सेहत का ख्याल करना। तो उन दिनों एक इंटरव्यू मैंने लिया कि तुम लोगों को क्या फील होता है यहाँ आके, तो उसने कहा तो बहुत ज़्यादा तन्हाई और परेशानी लगती है, लेकिन ये क्या कम है कि हम यहाँ हैं और हमारी फैमिली अच्छी तरह से। तो ये सवाल उठा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकारें क्या करती रही हैं, और हमारी बेकारी और हमारे ये मजदूरों को क्यों जाना पड़ रहा। जैसे रितुपर्ण जी ने कहा कि अपनी मर्जी से बाखोश तरीके से वो जाते हैं और मजबूरी से जाते हैं। तो पिछला जो उनका सारा कार्यक्रम है और आज का, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। मैंने ऐसे वक्त भी ट्रैवल किया है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पूरा प्लान जो था वो मजदूरों से भरा रहता था और उनकी खातिर इसी तरह की जाती थी जैसे हम लोग की जाती है। तो वहाँ की सरकार जुल्म नहीं करती है, दरअसल शोषण एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का करता है, यहाँ भी करता है और बाहर की धरती पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ज़ीरो रोड मेरा पसंदीदा और बहुत ही ज़रूरी मेरे लिए वो नॉवेल इसलिए है कि उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ आम आदमी कैसे पिसता है वो भी बहुत सारे सवाल थे। कुछ सालों बाद ये लगा मुझे कि अब मैं जो दूसरा पक्ष लेना चाहिए, जो आईने का अंधेरा हिस्सा है, और वो है सीवान के आसपास के छोटे छोटे गांव जहाँ सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, जवान गायब हैं। और उन औरतों पे क्या गुजरती है और बच्चों पे क्या गुजरती है। पैसे जो हैं हुंडी से आते हैं, जबकि हमारे यहाँ कानूनन गलत है, लेकिन गलत कैसे, बैंक आपने दिए नहीं तो वो हुंडी से आएंगे। तो ये सारी हकीकतें बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। अच्छा, उसमें आ गई एकदम से मलका नूर यानी ज्योति रानी। उन्होंने आवाज़ उठाई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई। अब उस समाज में वो आवाज़ उठा रही है, उन मर्दों से आवाज़ उठा रही है जो समाज में खुद प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, बिना चेहरे वाले हैं। वो मर्द ज्योति रानी को क्या दे सकते थे, उनके अंदर की झुंझलाहट थी। और याद रखिए, दर्द जो होता है वो हिंसा बन जाता है कभी कभी, और जो जुल्म होता है वो आतंकवाद में बदल जाता है। और वही बिहार में होता है कि जब आपकी व्यवस्था आपको देख नहीं रही है, बहुत नीचे लोगों को समझ नहीं रही है, तो उन मर्दों के पास कोई जवाब नहीं था मलका नूर को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने कहा बस इसको डाइन बना दो। डाइन बना दी गई और हत्या हो गई। नॉवेल ख़त्म हो जाता अपने सारे सवालों के बाद। इस नॉवेल का नाम मैं डायरी रख सकती थी। बाजार की दृष्टि से तो बहुत ही
कैची था, लेकिन मैं रखना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस तरह से भंवर से निकल के एक नाम आए जो वो सारे कष्टों को बताए कि एक मजदूर जाता है, 5 साल कमाता है और जब पैसे लाता है तो उसके खर्च हो जाते हैं, और जो खरीद के लाता है टेलीविज़न, कंबल, वो फिर बिकते हैं और उसका खर्च चलता है। तो ये खेल क्या है? तो अब उसमें मुझे नाम तलाश करना था। बचपन से मेरी एक आदत है, वो मैं भी समझ नहीं पाती हूँ। सिगरेट की पन्नी मिलेगी, चॉकलेट की पन्नी मिलेगी, अखबार से गिरा हुआ इश्तिहार मिलेगा, उसकी मैं नाव बनाती थी। तो एक मरतबा डॉक्टर शर्मा ने पूछा, आखिर ये क्यों बनाती हूँ? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है। फिर अरसे बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने किसी नॉवेल का नाम जरूर रखना, नाव। एकदम से उनकी बात याद आई तो मुझे रूपक मिल गया। बरसात में हम लोगों ने भी नाव नालियों में डाली और आगे जाके डूब गई। तो ये बहुत बड़ा इसका कागज की नाव का मैंने नाम रखा। मेरा बहुत दिल था कि जैसे जिंदा मुहावरे में अवधि का इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही मैं भोजपुरी का करूँ। बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं, आप भोजपुरी नहीं लाएंगी। और जो उर्दू के बिहारी राइटर्स हैं वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल भोजपुरी का करते हैं। हिंदी में भी इतने बड़े बड़े डायलॉग नॉवेलों में भोजपुरी के नहीं आए हैं। चूँकि मुझे भोजपुरी आती नहीं थी तो नॉवेल तो लिख गई थी, और जगह जगह मैं चाह रही थी कि भोजपुरी हिंदी में भोजपुरी का ट्रांसलेशन हो जाए। और मालूम हो रहा था कि हर आदमी अपने अलग तरह से बह रहा है। उसको कन्वर्ट हमने किया और वजूद में आई कागज की नाव। और मुझे लगता है कि कागज की नाव अब लोगों के ज़्यादा समझ में आएगी, जब पिछले साल मजदूरों ने एक बहुत ही पदयात्रा की, दिल को हिलाने वाली, और हमारे सिस्टम ने, हमारी चीज़ों ने कोई इंतज़ाम नहीं किया कि भरपेट खाना देते। वो हम और आप थे जो खाना खिला रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपने बात का विराम करती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ मैंने कहा मेरे ख्याल से मैं के बिरला फाउंडेशन को ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ, खासकर चयनकर्ता को, जिन्होंने बहुत ही ज़रूरी मुद्दे की उपन्यास को इनाम देके इम्पोर्टेंट बनाया, वरना ये आया और गया हो जाता। अब कम से कम वो विषय चर्चा में आया जो मेरे दिल में था। और दूसरा ही मैं नित्यानंद जी के लिए बहुत वो हूँ कि वो आए। नित्यानंद जी ने कभी मेरे लिए कलम नहीं उठाया, ना बोले, और मैं समझती हूँ ये संकेत मेरे लिए बहुत हेल्दी था कि वो कहते थे अभी और रंदा कीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। बहरहाल वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि वो आज बोलने वाले हैं उसके ऊपर। और ऋतुपर्ण जी को मैं दिल से इस आज के समारोह के लिए धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बुरे समय को बड़े सब्र से गुजरने दिया और इस बात के ऊपर लगे रहे कि हम चेक नहीं भेजेंगे, हम समारोह करेंगे। और आज आप लोगों के सामने जो इन्होंने मुझे इस तरह से बात करने का मौका दिया, पूनम भी साथ में लगी रही और इतनी शिद्दत से सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मैं ख़ास तौर से